Hello friends, so welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis of 30th जुलाई 30 जुलाई 2026 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। और आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो मैंने की है। पिछले 2 दिन में हमने काफ़ी मेहनत की और आपके लिए कंटेंट जो अभी तक वेबसाइट में डल रहा था प्रॉपर नहीं डल रहा था, वेबसाइट में कुछ नहीं डल रहा था एक तरीके से, और वेबसाइट सही से यूजेबल भी नहीं थी, है ना। जो हम कोर्सेज भी डालते थे सारी चीज़ें, तो वो हमने अपडेट कर दिया है। नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड द टेम्स आईएएस वेबसाइट। आज ये पूरी लाइव हो जाएगी, लेकिन अभी भी आप अगर टेम्स आईएएस एक्सेस करेंगे ना, temsias.com, TEMS का मतलब होता है द एग्जाम्स मेड सिंपल, तो आप एक्सेस अगर करेंगे तो देखो, आप मैं बता देता हूँ, ये वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो कुछ इस तरीके से बहुत ही क्लीन क्लियर बिना किसी ऐड के आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और अगर आप ऊपर ये डेली करंट अफेयर्स को क्लिक करोगे तो आज के नोट्स भी आपको, देखो डेली करंट अफेयर नोट्स 30 जुलाई यानी आज का जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा। आप लॉग इन कर लें ताकि कल को फ्यूचर में अगर कोई कोर्स आप लेते हैं, जो कि हम यूपीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको प्रॉपर नोट्स, आज के जो भी नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो आपको मिल जाएंगे। पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, जितनी भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इन अ वेरी गुड फॉर्म। सो आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को भी, देखते हैं क्या क्या आज के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है। आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। प्लीज डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, देखो पहला लिखा है एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स समिट 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। देन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आईएसीएस और बंगाल रिनासा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री मैच्योर मीनोपॉज इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल है एफसीआरए बिल का लीड एडिटोरियल, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इकोनॉमी का नीर और रीर, RER और NER टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की है, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स रिट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंसेस। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स आप पढ़ते रहना। पहले मैं आपको बता दूं, 2021 में एक ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज होता है, ठीक है। 2021 में जो ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें एक चीज उन्होंने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो आप बाद में भी ले सकते हो। मतलब कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, बनाने से पहले जो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी चाहिए थी वो आपने नहीं ली, तो आप बाद में भी ले सकते हो, ठीक है ना। हालांकि अब आप पूछेंगे कि सर ये पहले लेना क्यों मैंडेटरी था, तो 2006 में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिजीम आई थी। 2006 में, 2006 में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिजीम आई थी, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे। नियम कैसे स्ट्रिक्ट थे, तब ये कहा गया था कि भाई आपको जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले लेना पड़ेगा, मैंडेटरी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के शुरू होने के पहले प्रोजेक्ट के प्रायर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 2006 में ये चीज थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि नहीं भाई, दैट इज नॉट नेसेसरी, आप बाद में भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब दोबारा जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तब उन्होंने कहा है कि नाउ जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है 2021 का, which was granting the ex post facto environmental clearances to infrastructural projects, वो अब रिट्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा, ओनली प्रोस्पेक्टिव रहेगा। यानी कि केवल आगे के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात की जाएगी और उसको रिट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी डेट से नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें जो उन्होंने बोले गए थे। 2021 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड एक परपिचुअल रिजीम देता है। परपिचुअल रिजीम का मतलब कि आप कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, पुराने कोई भी प्रोजेक्ट, और अगर आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, बाद में भी दे दिया जाएगा। तो तब 2021 के इस ऑफिस मेमोरेंडम को मतलब कहना चाहिए एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, और ये कहा गया कि नहीं, अब आप केवल प्रोस्पेक्टिव यानी आगे के उसके लिए ले सकते हो, कोई पुराने तरीके से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यू कैन नॉट पॉल्यूट एंड पे। सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट पॉल्यूट एंड पे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज रिजेक्टेड नाउ। पॉल्यूट एंड पे का प्रिंसिपल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई, आप पॉल्यूट करो फिर पे कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रेयर केस में, हाँ रेयर केस में अगर आपको रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से चाहिए, अगर रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से चाहिए, तो रेयर केस में आर्टिकल 142 के अंदर वो चीज भी केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है।
तो ये उन्होंने कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर आपको चाहिए तो एक्सेप्शनल केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि वो आर्टिकल 142 के अंदर आपको वो चीज दे दे, रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से दे दे। अदरवाइज आपको जरूरी होगा कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लें और वो सारे काम करें। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट जो उन्होंने किया है। यू कैन नॉट पॉल्यूटेंट पे, सिंपल सी बात है। एंड ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिया है। तो कुल मिलाकर के टॉप कोर्ट ने क्वैश कर दिया 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरा न्यूज आर्टिकल देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे एक तो महानायक, ये मैंने न्यूज इंक्लूड नहीं की थी लेकिन आपको बता दूं महानायक किसे कहा जाता है। तो महानायक बंगाल में बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है उत्तम कुमार, रहे हैं, अभी नहीं है, उत्तम कुमार। और अगर आपने नहीं देखी इनकी कोई मूवी तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एक मूवी है आई थिंक सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई थी, नायकन जरूर देखना, मतलब यू मस्ट वॉच दिस नायकन मूवी, अमेजिंग मूवी, सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई उत्तम कुमार जी की। और उत्तम कुमार बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं पुराने जमाने में, बहुत ही फेमस, उनको महानायक कहा जाता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो उनको पूजा जाता है एक तरीके से। तो याद रखना, इनका नाम मैंने आपको बता दिया, महानायक कौन थे, और इनकी एक मूवी बता दी, जरूर देखना। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट इज गेटिंग रेडी फॉर जी पुतिन विजिट इन सितंबर। तो अब यहाँ पर क्यों विजिट करने वाले हैं सितंबर में, तो आपको बता दूं कि ब्रिक्स समिट जो होने वाला है इस बार वो इंडिया में होने वाला है। तो 2026 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाला है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में, और वो इंडिया में होने वाला है, ठीक है, पहली चीज तो ये। और यहाँ पे एक साथ जी जिनपिंग भी आएंगे और व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। अब अच्छा देखो, जी जिनपिंग का आना बहुत ज्यादा श्योर नहीं है क्योंकि प्रीमियर भी कई बार आ जाते हैं। तो 2023 में प्रीमियर को भेज दिया था उन्होंने अपने, है ना, आपको पता है ना कि वहां के प्रीमियर और ये अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं। ये जनरल सेक्रेटरी रैंक के होते हैं जी जिनपिंग, और प्रीमियर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो कई बार वो आ जाते हैं, कई बार वो, है ना, सेरिमोनियल टाइप का है प्रीमियर, तो वो भी आ सकता है, दैट इज द थिंग। अब यहाँ ब्रिक्स की बात चल रही है तो पहले हम ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ब्रिक्स के क्या क्या है। एक्सपोस्ट फैक्टर वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, पॉल्यूटेंट पे हमने डिस्कस कर लिया। ब्रिक्स समिट 2026 आपको बता दिया मैंने कि ब्रिक्स समिट 2026 इज टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन दिल्ली सितंबर 12-13। एंड इसमें एक टर्म आएगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का। तो जब आप वेबसाइट नोट्स में आओगे ना तो आपको यहाँ पे देखो, आप ये लिखा है ना, रीड अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2 तीनों ही मैंने डिस्कस कर ली हैं। ट्रैक 1 भी, ट्रैक 2 भी, ट्रैक 1.5, ये तीनों अलग अलग तरीके की डिप्लोमेसीज हैं और आप एक बार देख लेना। ब्रिक्स का जो ओरिजिन है, पहला समिट है, वो हम बता लेते हैं। पहले तो ब्रिक्स का जो टर्म है वो 2001 में कॉइन हुआ था, जिम ओनील, गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने किया था पहली बार। ब्रिक तब नाम था इसका क्योंकि तब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे इसमें 2001 में। फॉर्मलाइजेशन एक ग्रुपिंग के रूप में इसका कहना चाहिए कि 2006 में हुआ था। पहला ऑफिशियल समिट 2009 में हुआ था येकैटरिनबर्ग, रशिया में, एंड तब फाउंडिंग मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था 10-11 वाले सेशन में। एक्रोनिम तब बना ब्रिक्स, और करेक्ट मेंबरशिप जो है वो 11 मेंबर्स की है, जिसमें ब्रिक्स आपके 5 फाउंडिंग है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड उसके अलावा 6 कंट्रीज हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये बाकी के जो 6 मेंबर्स हैं वो ये हैं। तो कुल मिला के 11 मेंबर्स हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आप इसको याद रखेंगे, जो मैंने फैक्ट्स बताए ब्रिक्स के बारे में, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो न्यूज आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वह यहाँ पर, राजनाथ सिंह अनवील्स फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इन लखनऊ। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। अब कहां पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन किया है, एट कमांड हॉस्पिटल इन लखनऊ, सेंट्रल कमांड लखनऊ, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एकेडमिक एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन मिलिट्री मेडिसिन। ये भारत का पहला डेडिकेटेड एकेडमिक और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है विच इज फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द मिलिट्री मेडिसिन। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, and it is India's first academic and operational department focused exclusively on military
द मेडिसिन। ये भी फैक्ट आपको याद रखना। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको याद रखना। साइंस में जो न्यूज आई थी एक्चुअली ये वर्चुअल मैग्नेट की न्यूज थी। वर्चुअल मैग्नेट कुछ नहीं होता, जैसे कि आपका एक तो एक तो नॉर्मल आप परमानेंट मैग्नेट लेते हो, ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेट आप लेते हो जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट से बनता है। दूसरा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट करके रोटेशन कराते हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर उसको वर्चुअल मैग्नेट। वर्चुअल मैग्नेट क्यों, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसको वर्चुअल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर के बेसिस पे करंट को मतलब मॉनिटर किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के मदद से करंट को रेगुलेट किया जाएगा, इसलिए इसको हम वर्चुअल मैग्नेट बोल रहे हैं। एक्चुअली बेंगलोर की एक कंपनी है जिसका नाम है विमाग लैब्स इन बेंगलोर, एंड दे हैव रिप्लेस्ड द रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन मोटर्स एंड विद द वर्चुअल मैग्नेट, ठीक है ना, याद रखना वर्चुअल मैग्नेट्स उन्होंने रिप्लेस कर दिए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स को, तो इसलिए ये न्यूज में था। बट बाकी इसमें प्रिंसिपल वही है, मोटर रेगुलेटर रोटर यही लिखा हुआ है सारा कुछ, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। FCRA बिल 2026 थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, PDT आचार्य का ये आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल इसमें पॉइंट्स हैं, है ना, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो लिस्ट किया गया है एक बिल को मॉनसून सेशन के लिए, जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने वाला अमेंडमेंट बिल 2026 है जो कि आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको FCRA के बारे में क्या इसमें चीजें हैं और क्या इसके क्रिटिसिज्म्स हैं वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। देखो अब FCRA बिल देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, लीड है FCRA बिल 2026 है थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पहली बार ये आया था 1976 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब। फिर 2010 में दोबारा आया, 2010 में रिप्लेस किया गया पुराने वाले एक्ट को। एंड फॉरेन मनी को पॉलिटिक्स और लेजिस्लेचर से बाहर रखने के लिए ये 2010 में आया था। 2010 में ये कहा गया था कि कैंडिडेट्स जो होंगे, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, मीडिया, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कहा गया था, ठीक है। करंट जो बिल आया 2026 का मॉनसून सेशन के लिए लिस्टेड है। अब गवर्नमेंट ने कुछ कंटेंशियस इश्यूज ला दिए, जैसे कि सेक्शन 16A(2), अगर एक सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, किसी भी संस्था का अगर कोई सर्टिफिकेट कैंसिल होता है, तो उसके फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्लस सारे असेट, even if only partly funded by the foreign money, will vest in a designated authority। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक designated authority के पास चले जाएंगे। 16A(2) कहता है अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ तो। देन वेस्टिंग स्टार्ट्स प्रोविजनल, मतलब बिकम्स परमानेंट इफ फ्रेश रिन्यूड सर्टिफिकेट नॉट ऑब्टेन्ड इन टाइम। तो अगर आपने फ्रेश रिन्यूड सर्टिफिकेशन नहीं लिया तो वो वेस्टिंग जो है वो पूरा परमानेंट हो जाएगी, मतलब पूरे के पूरे उसी बॉडी के पास चली जाएगी, आपके पास दोबारा नहीं आ सकती। Then authority can transfer assets to government bodies or sell auction them। मतलब अब जो होगा, अथॉरिटी है कोई एक बना दी जाएगी जो इट कैन ट्रांसफर एसेट्स टू द गवर्नमेंट बॉडीज। वो जो ये एसेट आएंगे ना, इनको गवर्नमेंट बॉडी को दे देंगे और उसका जो पैसा है वो कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सेक्शन 14(1)(c) जो है वो कहता है कि सर्टिफिकेट कैंसलेबल इफ गवर्नमेंट डीम्स इट नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। काफी वेग है और काफी वाइड डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट के पास सेक्शन 14(1)(c) के अंदर कि आपका सर्टिफिकेट वो कैंसिल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, ठीक है। अब तो कैंसिल कर दे और कैंसिल करके उसके पूरे वो पैसे भी रख लो। तो कैंसिलेशन ऑल्सो पॉसिबल ऑन मेयर प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको, मतलब सपोज करो आपकी कंपनी, आपकी जो सिविल सोसाइटी है, अगर उसमें किसी व्यक्ति का जो टॉप व्यक्ति है उसका प्रोसिक्यूशन भी हो गया, मतलब कि जरूरी नहीं कि अरेस्ट हो या जरूरी नहीं कि कन्विक्शन हो, जरूरी नहीं कन्विक्शन हो, अगर केवल और केवल प्रोसिक्यूशन भी हो गया तो उसका फिर आप वो कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल कर सकते हो। देन सरेंडर क्लॉज है 16A(1)(b), इवन वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑल एसेट्स वेस्ट इन अथॉरिटी। अगर आपने एक किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने मर्जी से सरेंडर कर दिया, मतलब कि आपने बोले चलो कैंसिल कर दो, तो भी आपके सारे एसेट जो है वो अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट के पास एक पावर ये दी गई कि वो किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट भी कर सकती है,
पैसा लेने के लिए। तो ये भी कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे भी कंसर्न्स है। तो बहुत ही वेग बोला गया है, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे बहुत आर्बिट्ररी पावर दे दी गई है। एंड असेट को जो सीज करने की पावर है, इवन फॉर द पार्टली फॉरेन फंडेड एसेट्स, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, ये लोगों ने कहा, क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो पूरा सिविल सोसाइटी को खत्म कर देगा। और आर्टिकल ना 14 रह पाएगा ना आर्टिकल आपका 19 फ्रीडम, दोनों चली जाएगी। एंड इट डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स द माइनॉरिटी रिलीजियस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीज यहाँ पे कही गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा। इस पूरे डिटेल में आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया आज, द IACS एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन साइंस। यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। 18th और 19th सेंचुरी के बंगाल का टाइम पीरियड है, जहाँ पे बंगाल रिनासा बोलते हैं। जिस टाइम पीरियड को बोलते हैं द बंगाल रिनासा पीरियड। क्यों? क्योंकि इस समय बंगाल में आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, साइंस और इन सब का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। याद रखना कि स्पेशली साइंस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। एंड इसको बोलते हैं द बंगाल रिनासा टाइम पीरियड। 18th एंड 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, उसको याद रखना। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है जिस फिगर का, वो है महेंद्र लाल सरकार का। 1833 से 1904। 1869 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कैलकाटा जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जहां पे उन्होंने प्रपोज किया था कि वो IACS बनाना चाहिए। IACS मतलब कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। भारत में साइंस का एक तरीके से ग्रोथ हो सके, उसके लिए उन्होंने IACS की परिकल्पना की थी 1869 में। ठीक है ना। 1869 में उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने बना ही दिया खुद। 1872 में उन्होंने 3 years लेटर वहां पे उन्होंने घोषणा कर दी कि नाउ वी हैव दिस, सॉरी नॉट इन 1872 बट इन 1876, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला IACS बना। कब बना? आपका 1876 29th of July। तो 29 जुलाई आपका 1876 1876 19th सेंचुरी में, यानी कि आपका IACS बना, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और अभी उसके कितने साल पूरे हो गए हैं? उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो चुकी है। अब देखो साला कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 150 साल हो गए हैं इसके बारे में और पता ही नहीं है लोगों को। मुझे भी नहीं पता था बहुत सारा कुछ। तो 150 साल हो गए इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस को। और महेंद्र लाल सरकार को आप जितना क्रेडिट दें उतना कम है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IACS में कौन काम किया है? तो CV रमन जी, हमारे CV रमन जी ने वही काम किया था। और IACS में रहते हुए ही इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। फर्स्ट एशियन टू गेट दैट अवार्ड 1930 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि IACS से जुड़ी हुई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गई होगी। महेंद्र लाल सरकार जी का नाम याद रखना, इनका रोल याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। प्राइवेट R&D ने क्रॉस कर दिया है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया शेयर ऑफ R&D इन GDP हैज स्टेडीली फॉलन एवरी ईयर टिल इट रीच्ड इट्स नादिर, यानी कि लोएस्ट पॉइंट 0.64 इन 2021। दैट ईयर चाइना स्पेंड 2.4। मतलब सोचो, जब चाइना 2.5-3%, जापान 3.5%, कोरिया 5% के आसपास, इसराइल 5% के आसपास साइंस में इन्वेस्ट करी अपने GDP का, मतलब उनकी GDP ज्यादा भी है। वहीं पे इंडिया कितना कर रही थी? 0.64%। तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इस बार अच्छी बात क्या है जो इस आर्टिकल में फाइनेंशियल 2024 की बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम बिजनेसेस हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू इंडिया साइंस एंड रिसर्च देन ऑल द गवर्नमेंट कंबाइंड। पूरी गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री ने इस बार मतलब वो किया है, इन्वेस्टमेंट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंड जो GDP का हमने बहुत 0.64 के आसपास कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा बढ़ा है, 0.83 के आसपास हो गया, बट अभी भी कम है। 2-3% के आसपास मिनिमम होना चाहिए। और 2020-21 में तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे था, 0.64% के आसपास। तो ये न्यूज आर्टिकल भी देख लेना, बहुत ही अच्छी न्यूज आर्टिकल है। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। RBI इसमें अब नीर और रीर के बारे में आया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ नीर और रीर के बारे में। तो एक होता है नीर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है रीर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो नीर क्या होता है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब कि आपका जो एवरेज चल रहा है रुपी का वैल्यू
कंपेयर टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज। मतलब चाहे डॉलर ले लो, यूरो ले लो, येन ले लो, युआन ले लो, उनके कंपैरिजन में आपका रुपया एवरेज कितना चल रहा है। अगर आप सिंपल जो वैल्यूज है वो देखते हो तो उसको हम बोलते हैं नीर, यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। लेकिन जब आप नीर को एडजस्ट कर देते हो इन्फ्लेशन डिफरेंसेस में, मतलब कि इंडिया में क्या महंगाई इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और यूएस में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जब आप देखते हो तो उसको हम बोलते हैं रीर, यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि मान लो अगर इंडिया का इन्फ्लेशन हायर होगा यूएस के कंपैरिजन में, तो इंडियन गुड्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव इवन इफ रूपी डॉलर रेट स्टेड द सेम। मतलब कि रूपी डॉलर का रेट अगर सेम भी हो, बट अगर इंडियन इन्फ्लेशन इज हायर देन द यूएस, देन इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इंडिया में गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस को खा जाएगा। इंडियन गुड्स विल ईट इनटू द कॉम्पिटिटिवनेस। एंड रियर जो है वो एक्चुअल परचेसिंग पावर इफेक्ट को कवर करता है। ठीक है, तो नीर आपको बताता है कि रुपया स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर करेंसी। लेकिन रियर आपको बताता है कि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर हुज प्राइस रोज फास्टर आर इंडियन गुड्स एक्चुअली चीपर और कॉस्टली, मतलब कितने कॉम्पिटिटिव हैं आपके गुड्स, ये रियर बताता है। तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिवनेस के लिए कौन सा पैरामीटर देखेंगे आप? रियर को देखेंगे, REER को देखेंगे। जैसे अगर रियर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो रुपए को ओवर वैल्यूड माना जाता है रियल टर्म्स में। इफ रियर इज मोर देन 100 देन रुपीज ओवर वैल्यूड इन रियल टर्म्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, कॉस्टलियर हो जाएंगे रियर अगर बहुत ज्यादा है तो। एंड अगर रियर लेस देन 100 है तो रुपीज अंडर वैल्यूड, एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, दे विल बी चीपर फॉर फॉरेनर्स। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आपके लिए छोटा सा टास्क ये कि एक न्यूज है, प्री मैच्योर मीनोपॉज की न्यूज है, जो कि हमारे नोट सेक्शन में मैंने नोट्स में डाली हुई है ना। और आपको वो न्यूज पढ़कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है प्री मैच्योर मीनोपॉज की, जो 30-35 साल में मीनोपॉज आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वेबसाइट का इस्तेमाल करिए। अगर वेबसाइट आपको नहीं खुल रही है या पुरानी खुल रही है तो आप क्या करना, एक बार अपना कैश डिलीट कर देना। कैश डिलीट कर दोगे तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी नई वाली। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।